नमो अरिहंताणम नमो सिद्धाणम नमो आयर्याणम नमो वज्रायाणम नमो लोये सहसावणम। जय बोलिए देवाधिदेव महादेव ऋषभदेव भगवान की। सब बच्चे बोलिए। आज आप लोगों का स्कूल से ज़्यादा परिश्रम हो रहा है। महावीर भगवान की, आचार्य श्री आदि सागर जी महाराज की, आचार्य महावीर कीर्ति महाराज की, दूर से तपस्वी सम्राट गुरुवर आचार्य श्री सन्मति सागर जी महाराज की, जो लोग पानी से नहाते हैं वो लोग सिर्फ कपड़े बदलते हैं। जो लोग पानी से नहाते हैं वो लोग सिर्फ कपड़े बदलते हैं, लेकिन जो लोग पसीने से नहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं। इसका मतलब है कि जिंदगी के किसी भी रास्ते पर मेहनत जरूरी है। और आजकल बेटियां भी कितने आगे जा रही हैं। तीर्थंकर ऋषभदेव का नाम आप लोग अभी सुन रहे थे ब्राह्मी की क्लास में। ब्राह्मी लिपि बहुत प्राचीन लिपि है देश की। और ऋषभदेव थे दुनिया के वो पुरुष थे, आदि पुरुष थे, आदि मानव कहो, आदिवासियों के देवता कहो, कि उस जमाने में शिक्षा नहीं थी। उन्होंने अपनी बेटियों को सिखाया, ब्राह्मी सुंदरियों को सिखाया, तब जा कर के तो आज ब्राह्मी लिपि आप लोग सुन रहे थे, समझ रहे थे। बेटियां हमेशा से मूल्यवान रही हैं। समाज कई बार नहीं समझता है और समस्याएं खड़ी होती हैं। आप लोग अपना मूल्य समझिए, अपनी खुद की सुरक्षा, अपने शील की, अपने संयम की सुरक्षा, और पूरी ताकत से पढ़ लिख करके हर क्षेत्र में आगे बढ़ने की कोशिश करो। चाहे वो वह पढ़ाई का क्षेत्र हो और चाहे वो खेल का क्षेत्र ही क्यों ना हो। हिंदी समझते हैं आप लोग? गुजराती माँ? नसीबों की शाखाओं पर खिलती हैं बेटियां, मुकद्दर भला हो तो मिलती हैं बेटियां। कभी बन के मैना, कभी बन के कोयल, घर के आंगन में उछलती हैं बेटियां। ऋषभदेव ने भी अपनी बेटियों को बहुत ज़्यादा स्थान दिया, अच्छे से पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया। और आप लोग भी बेटी हैं, स्त्री पर्याय में हैं। यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता। जहाँ नारी की पूजा होती है, बच्चियों के लिए सम्मान दिया जाता है, वहाँ देवताओं का भी निवास होता है। और वो जरूरी है मेहनत। मुनि महाराज को देख रहे हैं आप, विधायक जी, मंत्री जी, बड़े बड़े लोग आके नमस्कार कर रहे हैं। एक ही दिन में ऐसे बन गए क्या? बरसों की तपस्या। और रास्ते चलते चलते पसीना सर से निकलता है, पाँव से बह जाता है। अगर हम पसीने बहाने की बात करें, ज्ञान अपनी जगह है, तपस्या तो है, लेकिन अगर पसीने की बात करें तो अब चलेंगे जैसे समझ लो कुछ साधु निकल गए धूप में, तो पसीना सिर से बहता बहता पैर तक से निकल जाएगा। तो जो पसीना बहाते हैं वो इतिहास बदलते हैं, वो ज़्यादा पूजे जाते हैं। तो मेहनत तो आपको करना पड़ेगी। आप चाहें कि आराम से भोजन किया, सो गए, कौन देख रहा है, कौन पूछ रहा है, अच्छा है मम्मी नहीं है साथ में, नहीं तो डांट पड़ती, पापा नहीं देख रहे तो नहीं डांट पड़ती, अच्छा है टीचर या गुरुजी भी 1 घंटे के लिए आते हैं, आधे घंटे के लिए आते हैं। नहीं, हमारी खुद की जिम्मेदारी। हम भी गुरुकुल में पढ़ते थे, लेकिन तब भी हम समझते थे 12-13 साल की वय में भी समझते थे कि पढ़ाई लिखाई करना हमारी जिम्मेदारी। कुछ अलग दिखना चाहिए, स्पेशल होना चाहिए। तो जो लोग आपका मजाक बनाते हैं और आप पर हंसते हैं, ऐसे लोग सफलता मिलने पर आपकी ही नकल करते हैं।
कई बार होता है, लोग कहते हैं क्या करेगा ये, इससे क्या होगा, लेकिन जब वो सफल हो जाता है तब वही लोग कहते हैं हम पहले ही जानते थे कुछ बड़ा करेगा, कुछ बड़ा करेगा। जब बड़े आप बन जाते हो तो निंदा करने वाले भी प्रशंसा करने लग जाते हैं। इसलिए किसी की बातों में आए बगैर फ़ोन का सीमित उपयोग करो। पढ़ाई लिखाई के लिए जितना ज़रूरी है उतना उपयोग करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि हम किसी से बहुत देर तक बात करें, बहुत ज़रूरी नहीं है कि हम किसी को दोस्त बनाएं। आपका तो बढ़िया है, इतना बढ़िया गुरुकुल जैसा है और आप सब आपस में दोस्त हैं, सखी हैं, सहेलियां हैं। मोबाइल भी आपको रखने का अलाउ नहीं है, ये झंझट भी ख़त्म हुआ। तो बहुत सारी चीज़ों से हम बच गए। हमें लगता होगा हम दुनिया से कट गए, हमारे पास कुछ नहीं, मोबाइल नहीं है, कुछ नहीं है। मोबाइल वाले 10 लोग आगे पीछे घूमते हैं, उससे कोई मतलब नहीं, लेकिन अपने पास कुछ भी नहीं। थोड़ी देर को ऐसे लग सकता है लोग, सब लोग मोबाइल देखते हैं, टीवी देखते हैं, कैसा मज़ा लेते हैं। लेकिन ये एक तरह की ये भी तपस्या है और मौका है। आज हमारे लिए एक सीधा रास्ता मिल गया कि आपको बाहर की चीज़ों का उपयोग नहीं करना है, आपको मोबाइल का उपयोग नहीं करना है, आपको किसी से फिजूल की बातें नहीं करना है। इसका मतलब है कि हमारी जो बुद्धि बची, हमारा जो ज्ञान है, हमारा जो समय है, वो सब का सब कहाँ लगाना है, सब का सब किस चीज़ में लगाना है, पढ़ाई में, अभ्यास में, आचार विचार की शुद्धि में। निश्चित रूप से आप लोगों में से एक एक आगे बढ़ कर के कहाँ से कहाँ पहुँच सकते हैं। अक्सर कर हम ऐसा उदाहरण देते हैं बच्चियों के लिए, छोरियों के लिए, द्रौपदी मुर्मू का। वर्तमान में देश की राष्ट्रपति कौन है? उनका जीवन चरित्र पता है आपको? नहीं। जब तक राष्ट्रपति नहीं थे तब तक तो एक जानता भी नहीं था कि कहाँ, कौन से गांव, कौन से देश की है, कि कोई पता नहीं था। लेकिन वो योग संयोग बना, राष्ट्रपति के रूप में नाम आया। फिर लोगों ने इतिहास ढूंढा तो बोले कि कभी थोड़े से दिन राज्यपाल रही हैं, फिर मालूम पड़ा उसके पहले तो और कुछ नहीं था, फिर छोटा मोटा एक मंत्री पद था, उसके पहले तो कुछ और नहीं था, जैसे तैसे मेहनत करके सरपंच बने, और मालूम किया तो उसके पहले तो कुछ और ही नहीं था, आंगनवाड़ी में पढ़ाती थी, और मालूम किया तो मालूम पड़ा कि पति ने भी बराबर साथ नहीं दिया, मालूम पड़ा कि घर में खाने का भी प्रबंध नहीं था, मालूम पड़ा कि उसके पहले भेड़ बकरियां चराना और अपना लकड़ी वगैरह लेकर के अपना माँ का साथ देना, कितना कौन सा स्थान हो गया लगभग। मतलब आप लोगों में भी कुछ लोग ऐसे होंगे कि जिनके माँ बाप हैं, साथ में एक छोटा सा घर है, उनके साथ तो वो भी समस्या थी, लेकिन हिम्मत करके वो छोरी डटी रही तो जिंदगी में 1000 संकट आए, 1000 लोगों ने बेइज्जती की, अपमान किया, खींचतान की, फिर भी कभी आत्महत्या नहीं करना, कभी डरना नहीं, कभी गलत रास्ते नहीं चलना, कभी हिंसा नहीं करना। आपको मालूम है आज भी, पहले भी वो शाकाहारी थी और आज भी शाकाहारी है, आदिवासी पिछड़े परिवार से, फिर भी। तो निश्चित रूप से जब कोई सही रास्ता चलता है, मेहनत करता है और भाग्य साथ दे, तो वो छोरी क्यों ना हो, बेटी क्यों ना हो, कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। आप लोग इस निश्चित रखिए, परीक्षाओं में कोशिश करें आप टॉप करें, फर्स्ट आएँ, लेकिन कहीं अगर पिछड़ जाएं तो अपमानित होने की ज़रूरत नहीं है, आत्महत्या करने की ज़रूरत नहीं है। हमें तो कोई पूछता नहीं है, हमें तो हॉस्टल में डाल दिया है, हमारी तो कोई कीमत नहीं, ऐसा मत सोचिए। अभी तो एक मौका है कि हम कुछ, देखिए जो बीज जितनी देर तक ज़मीन में रहता है वो उतना ही ज़्यादा बड़े रूप से, जैसे आप देखो गेहूं की खेती होती है, चने की खेती होती है, बीज डाला, 1-2 दिन में 4 दिन में बीज
बाहर पौधा बन जाता है। कितने दिन जिंदा रहता है वो? मक्के का बीज लगाया, कितने दिन तक रहता है उसका पेड़ पौधा? 4 महीने तक ज़्यादा से ज़्यादा है। पानी देते रहे, खूब संभालते रहे तो 5 महीने तक। यही मक्का का पौधा अब 3-4 साल तक रहता है क्या? यही गेहूं का पौधा रहता है 3-4 साल तक हैं? लौकी, तोरई, गलकी, बालोर, ये 4-5 साल तक रहते हैं क्या पौधे? नहीं रहते। वो कितने ही पानी डालो, कितने ही संभालो, कितनी रस्सी बांधो, और 3-4 महीने 5-6 महीने में फल दे करके खत्म हो जाता है। ऐसा क्यों? इससे सीखो कि बीज जितनी जल्दी उगा उतनी जल्दी खत्म। अब कुछ आम का पौधा लगाना आपको, तो पहले तो बीज को पीकने में महीने 15 दिन 2-3-4 महीने लग जाएंगे कि उसमें से कहाँ से निकलने वाला है पौधा, कहाँ से निकलने वाला है। आम का ले लो, हाँ, आम मतलब कैरी, नीम ले लो, बरगद ले लो, बट बड़। अब बीज जब लगता है तो उसको कितने दिन लग गए। कभी कभी आप लोगों ने ऐसा किया हो कि अपन को कहीं भी उगा हुआ छोटा मोटा आम का बीज मिलता है तो अपन ला करके अपने घर में लगाते हैं, आंगन में लगाते हैं कि आम लग जाएगा। फिर सुबह लगाते हैं, शाम को देखते हैं कितना बड़ा हुआ। फिर खोद करके देखते हैं इसकी जड़ें फैली कि नहीं फैली। फैल जाती क्या? नहीं फैलती। और 2-4 बार बच्चों में तो धैर्य होता नहीं है। आज फिर देखा, कल फिर देखा, वो बेचारा ऐसे ही सूख जाता है, बड़ा तो हो नहीं पाता। क्यों? उसको टाइम चाहिए, वो छुपा रहना चाहता है। वो उसकी गोई जो है, उसका बीज जो है, उसका गुठली है, जमीन में जितने दिन तक छुपी रहेगी वो धीरे धीरे जड़ें बनाएगी, धीरे धीरे पौधा बढ़ेगा, धीरे धीरे वो 3-4 साल में हो पाएगा इतना बड़ा है। फल तो 5 साल तक बाद आ सकते। मतलब क्या है? ये मौका जैसे अपने को छुपने का मौका है। हम लोगों को लिए अच्छा एक मौका मिल गया है। घर का कोई काम नहीं करना है, दुनियादारी में गाय भैंस चराने भी नहीं जाना है, लकड़ी गोबर लेने भी नहीं जाना है, और कपड़े भी नहीं धोना है। घर भर का काम अपना थोड़ा बहुत काम है। अब इसमें हमको बहुत मौका है कि हम बस ज़्यादा से ज़्यादा फोकस सिर्फ एक चीज़ पर, गणित, विज्ञान, सामाजिक विज्ञान, संस्कृत। आपको मालूम है जब हम पढ़ते थे तो हम 2 स्कूल एक साथ पढ़ते थे। एक स्कूल नहीं, 2 स्कूल एक साथ पढ़ते थे। एक स्कूल तो जो चल रहा है वो चल रहा है। कौन सा? मान लीजिए आप 10वीं पढ़ रहे हैं तो उसमें कितनी किताबें आपकी? 6, 7, 8, 6 ना। अब કેટલી किताब છે? विषय કેટલા विषय છે? 6 म्हणजे 6 એટલે 6, तो 6 किताब। अब फिर दूसरी परीक्षाएं होती थी संस्कृत की, शास्त्री की, दर्शन की, न्याय की, व्याकरण की। वो संपूर्णानंद संस्कृत विद्यालय काशी बनारस से, एक मध्य प्रदेश की, दूसरी बनारस की। 2 परीक्षाएं, 2 क्लासेस। यहाँ 5 घंटे का स्कूल सुबह, 6 घंटे का सवेरे 6 बजे से 10:30-11 बजे तक, और फिर उसके बाद 12 बजे से 4:30 बजे तक। फिर उसके बाद उन सबों का होमवर्क, उसके बीच में खेलना भी, वॉलीबॉल, फुटबॉल, कबड्डी। कबड्डी किस किस को आती है? नहीं आती? तो खेलने के लिए आप बस एक बढ़िया सी टोली बना लो, कबड्डी खेल लो, कुछ खर्च नहीं होना उसमें, ना बैट लाना, ना बल्ला लाना, कुछ नहीं करना है। बस लाइन खींची और शुरू कबड्डी। मतलब क्या है? हम तंदुरुस्त रहें और हमारी दोस्ती सबकी पक्की रहे। एक तो इस प्रकार से ढेर सारी पढ़ाई हो गई।
गुरुकुल का, छात्रावास का, ये सबसे बड़ा फायदा होता है। तो आप लोग पूरे समय का सदुपयोग करो। काग चेष्टा बकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी गृह त्यागी विद्यार्थी पंच लक्षणम। विद्यार्थी के 5 लक्षण मुख्य हैं। पहला, कौए के समान चेष्टा। कौए की आंख कितनी होती है? 2 आंख होती हैं। कौए की आंख कितनी दिखती? 2 आंख। कौए की आंख कितनी होती हैं? पुतली कितनी होती है? कौए की पुतली कितनी होती है? कागड़ा, कागो, 2 दिखती हैं, लेकिन आंख कौए की 1 होती है। लेकिन इतना चतुर होता है कि जल्दी इधर से इधर देख लेता है, इधर से इधर घुमा लेता है, एक ही पुतली, और वही इधर से इधर घूमती है। लेकिन ऐसी हमारी जो होना चाहिए चतुराई, बोर्ड पर भी देख लें, किताब में भी देख लें, कॉपी में भी लिख लें, तो बात बनेगी। आप ढक्कन हैं, ढक्कन मतलब ढा, ढपोल। अगर आप एकदम बुद्धू हैं, बुद्धू नहीं बनना है, बुद्ध बनना है, स्वयं बुद्ध। तो अब जब वो बोर्ड पर पढ़ा रहे हैं तब हम कुछ और कर रहे हैं। या तो आप इतने स्मार्ट होना चाहिए कि आप 2-3 काम एक साथ करें, लिख भी लें, सुन भी लें, पढ़ भी लें, बोर्ड भी देख लें। ये काक चेष्टा। बकत ध्यानम, बक की, बगुले की समान ध्यान, स्थिरता। बगुला मछली पकड़ने के लिए कैसे खड़ा रहता है एक पाँव पर? कोई ऐसे समझेगा इससे बड़ा कोई ध्यानी साधु, लेकिन उसका उद्देश्य क्या है? सिर्फ अपना काम करना। ऐसे ही हमको भी चतुर होना चाहिए। जो जरूरी चीज़ है, जरूरी सब्जेक्ट है, उसको पट से पकड़ो। परीक्षा में क्या आ सकता है? हम दूसरों से पूछते हैं परीक्षा में क्या आएगा भाई, कौन सा प्रश्न आएगा? जो पिछले साल फेल हुआ होगा उससे पूछेंगे परीक्षा में क्या आया था। अब वो इतना समझदार होता तो फेल क्यों होता? परीक्षा में क्या आएगा वो हम खुद समझें, और समझ में आता है कि ये सब्जेक्ट आ सकता है। बकत ध्यानम, काक चेष्टा बकत ध्यानम स्वान निद्रा। नींद कैसे होना चाहिए? कुत्ते की तरह। कुत्ते की तरह कैसी? कुत्ता की जैसे आहट मिलती है ना, कूतरो, जैसे जरा सी आहट होती है तो कुत्ता तुरंत जाग जाता है, खड़ा हो जाता है। और अगर गलत आदमी है तो भौंकना भी चालू, उसमें भी देर नहीं लगती उसको। ऐसा नहीं कि अब उठेगा तो हाथ मुंह धो के आएगा फिर भौंकेगा, तुरंत चालू हो जाता है। तो ऐसे मतलब कौए के समान चेष्टा, बक के समान ध्यान। और नींद कैसी होना चाहिए? कुत्ते के समान, कि कोई टोके और अपनी नींद उड़ जाए। अभी हम लोग भी महाराज जी 2 बजे उठ जाते हैं, 3 बजे उठ जाते हैं। कोई नहीं जगाए ना तो भी 3 पौने 3 बजे नींद खत्म हो जाती है। 10 बजे विश्राम करना भगवान का ध्यान करते करते, और 3 बजे आपो आप, और नहीं तो आहट हुई तो खुल ही जाएगी। बकत ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च स्वल्पाहारी। आहार कम। ऐसा नहीं कि मुफ्त माल दिले विराम, फ्री में मिला तो कुछ भी खाओ। अब आपने आज मुनि राजों का आहार देखा क्या? उनके लिए थाली में दिखाया। आज हमको आम बता रहे थे। आम किस किस को अच्छा लगता है? कैरी, मैंगो, सबको अच्छा लगता ना। हमको भी तो आम लो महाराज जी, हमने नहीं लिया। ये लो महाराज जी, मिठाई लो महाराज जी, नहीं लिया। हमें जो लेना सिंपल दाल रोटी साग, सादा जीवन उच्च विचार, सिंपल लिविंग एंड हाई थिंकिंग। तो भले आपने कचौरी समोसे बनाए हों, लेकिन हमको उससे कोई मतलब नहीं। खिलाने वाला दूसरा हो सकता है, भाई पेट तो आपका है। ऐसा तो मत लो कि उल्टा बीमार पड़ जाओ।
तो स्वल्पाहारी आहार करना, भोजन अच्छे से करना, लेकिन जितना जरूरी है उतना। बहुत भोजन ले लिया फिर सांस लेने में दिक्कत हो रही मालूम पड़ा उसको भोजनशाला में उसे उठाने के लिए 2 आदमी की जरूरत पड़ गई, उसको लेके जाओ। ऐसे नहीं करना चाहिए। फिर इससे क्या होगा, थोड़ा कम आहार होता है तो प्रमाद नहीं आता है, नींद नहीं आती है, आलस नहीं आता है। स्वानिद्रा तथे विचार स्वल्पाहारी ग्रह त्यागी, सबसे बड़ी बात कौन सा, ग्रह त्यागी। आप लोग ग्रह त्यागी हैं कि नहीं? घर कहाँ है आपका बताइए? सबसे पीछे वाली बताओ, आपका घर कहाँ पर है? हाँ, कहाँ पर? ठीक है, आप बताओ आपका घर कहाँ पर है? क्या है? हाँ, ऐसे ही होता है गुरुकुल में छात्र। हम लोग 90 या 95 बच्चे थे, तो सब अलग अलग, एक इधर का, एक उधर का, एक उधर का, और सब साथ में रह करके ऐसे पक्के दोस्त बन जाते कि बिल्कुल अच्छे से निभाते। यहाँ पे भी महाराज जी लोग हैं ना, जैसे अभी जो आपको इंग्लिश में प्रवचन दिया कि नहीं आपने, 4-5 भाषा बोलेंगे, ये बोलेंगे 4-5 भाषा, हिंदी, अब हम भी गुजराती बोल सकते, लेकिन अभी तो अब क्या करेंगे, करना पड़ेगा ना। अब जैसे महाराष्ट्र गए तो कौन सी भाषा में प्रवचन करें? अगर लोगों को हिंदी लेके बैठ जाएंगे तो मराठी वाले सब भाग जाएंगे। अब गुजरात में तो गुजराती में प्रवचन होना चाहिए, तो निश्चित रूप से दिल्ली। अच्छा, आज खास बात है ये बोलना, आज को कितनी तारीख है? 12 फरवरी। पिछले साल 12 फरवरी को हमारा प्रवचन हो रहा था, कहाँ पर? दिल्ली के विज्ञान भवन में। विज्ञान भवन मतलब जहाँ राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री की स्पेशल सभाएं होती हैं, जहाँ से राष्ट्रपति पुरस्कार बांटे जाते हैं। पिछले साल कहाँ हुआ था? इसी 12 फरवरी को। और वो कार्यक्रम का था आरएसएस मोहन भागवत जी ने बड़ा कार्यक्रम रखा था, उसमें हमको भी आमंत्रण था प्रवचन के लिए। क्यों? महावीर स्वामी का 2550वां निर्वाणोत्सव वर्ष। तो अब देखिए दिल्ली कहाँ है? हाँ, दिल्ली से दाहोद 1 साल पूरा नहीं हुआ, 1 साल अभी पूरा नहीं हुआ, और फिर पैदल चल चल करके कभी गाड़ी में बैठते। ये पुस्तक, फिर वहाँ जो प्रवचन हुआ था ना, हमने जो कुछ कहा था, भागवत जी ने जो कुछ कहा था, तो सब चीज़ें इसमें लिखी। फिर इसमें ही हमने वो राम स्तुति भी अयोध्या के लिए लिखी थी। हम जा तो नहीं पाए, बुलाया था फिर भी। तो जो भी है, कहने का मतलब ये है कि देखो, गच्छन पिपील का याति योजनानी सतान्यपि अगच्छन बैनतेयोपि पद मेकम न गच्छत। ये कहता है पेट भर गया। चलते चलते चींटी भी कई किलोमीटर तक पहुंच सकती है, चले तो, और ना चले तो बाज, गरुड़ पक्षी भी कहीं नहीं पहुंचता। गरुड़ पक्षी यहाँ आके बैठा रहे, कहाँ पहुंचेगा? चलते चलते कहाँ से कहाँ आ गए? 1 साल हुआ पूरा, दिल्ली से दाहोद। और 4 महीने तो एक वहीं पर थे संघ किशनगढ़ में, फिर 8 महीने, अभी 8 महीने थोड़ी हुए हैं। रात में चलना नहीं, दोपहर में अच्छा ध्यान करना,
फिर भी चलते चलते कहाँ से कहाँ पहुँच जाएंगे। मतलब है कि कुछ करते रहो तो कुछ होता है, और ऐसे आलसी की तरह बैठ जाओ तो कुछ नहीं होता है। अब बहुत सारे सहारा आए बीच बीच में। चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा साइड में छोड़ा, फिर नोएडा, वो सब थे, हस्तिनापुर। अब तो छुट्टी करना पड़ेगी। हाँ, ऐसे ही जैसे आप बैठे हैं, ऐसे ही हमने प्रतापगढ़ के पास एक गुरुकुल ऐसे ही बच्चों का चलता है, उसमें उन लोगों को भी अच्छी शिक्षा दी जाती है। सेल्फ डिफेंस, सेल्फ डिफेंस मतलब क्या होता है? स्वरक्षा। दब्बू मत बनिए, ना किसी को दबाएंगे और ना किसी से दबेंगे। क्या समझे? दबंग बन जाते ना कुछ लोग, तो दबंग भी नहीं बनना। ना किसी को दबाएंगे और ना किसी से दबेंगे, फिर तो जो कुछ सही है वो ही करेंगे। कभी आपको कोई डांटे, फिजूल का धमकाए, गलत बात करे, गलत रास्ता दिखाए, तो झुकना नहीं चाहिए, हिम्मत रखना चाहिए। चलिए, आप सभी बहुत अच्छे से, તમારો ભવિષ્ય ઉજ્જવલ થાઓ, આનંદમાં, પ્રભુની ભક્તિમાં, દેશની રક્ષા, પરિવારની સુરક્ષા, પોતાની સુરક્ષા, પોતાનું કલ્યાણ, બધું જ उपलब्ध થાઓ એવી મંગલ ભાવના, મંગલ આશીર્વાદ, બધાને આશીર્વાદ।